नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर छात्रों का बवाल। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्र। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में है सभी छात्र। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ऑफलाइन एग्जाम को लेकर छात्रों का बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर छात्र। ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में यहां पर सभी छात्र नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हर खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के यूनिवर्सिटी के बाहर की, जहां पर तमाम छात्र यहां पर बैठ गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम देंगे हम। यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफलाइन एग्जाम को लेकर यहां बातें चल रही थी। इसका यहां पर ऐलान भी कर दिया गया कि ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे, जिसके बाद अब छात्रों के बीच काफी नाराजगी और काफी रोष देखा जा रहा है। तस्वीरें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूनिवर्सिटी के बाहर यहां छात्र बैठ गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। साफ तौर पर यहां छात्रों का कहना है कि वो ऑनलाइन ही एग्जाम देने के पक्ष में है, इसीलिए अपना फैसला यहां पर बदलना होगा यूनिवर्सिटी को। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में है सभी छात्र। सभी छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम ही देंगे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं लगातार। यहां पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम छात्र छात्राएं प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। तस्वीरें देखिए, तमाम छात्र छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम देने के पक्ष में है, इसलिए बेहतर होगा कि ऑनलाइन ही एग्जाम हो। हालांकि ऑफलाइन एग्जाम को लेकर यहां इन छात्रों का बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को फैसला बदलना होगा, ऑनलाइन ही हम यहां पर एग्जाम देंगे। ऑफलाइन कोई एग्जाम छात्र छात्राओं की ओर से नहीं दिया जाएगा। चलो खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को मजबूती से देख रहा है। कोरोना के बाद दुनिया में बदलाव आया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश में बजट की तारीफ हो रही है और बजट से आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट के पीछे की सोच को समझना बेहद जरूरी है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जींद से आपको दिखा दे टीवी स्क्रीन पर। अभी एचओयू कैलेंडर विवाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की फोटो हटाने का विरोध लगातार। खाप पंचायतों ने फोटो हटाने को बताया साजिश। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फोटो हटाने को यहां पर साजिश करार दिया गया है। फोटो हटाना विचारधारा का अपमान, दोषी लोगों पर की जाए कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जींद से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एचओयू कैलेंडर विवाद मामला, चौधरी चरण सिंह की फोटो हटाने पर विरोध। खाप पंचायतों ने फोटो हटाने को साजिश करार दिया है। फोटो हटाना किसानों की विचारधारा का अपमान है। दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की लगातार यहां पर मांग की जा रही है। ये आप मुझे बताओ, जिनके नाम यूनिवर्सिटी उनका नाम हटाया क्यों गया? ये रोज की ही बात है, रोज तो नेचुरली है। किस प्रकार का गुस्सा है लोगों में? अगर ये सरेआम जाती है, ये तो ये कोई तरीका ही नहीं है। और इसको हमारे तो सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री महोदय इसका संज्ञान लें और उसको ठीक करवाएं और उस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस तरह की वाहियात बात करता है। उस पद के काबिल ही नहीं है वो। प्रदेश में हर रोज कोरोना के केस घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 2,894 नए केस सामने आए हैं। वहीं 5,720 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जबकि 15 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिविटी जो रेट है वो 96% के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा अब तक केसेस मिल रहे थे और अब 909 कोरोना के मामले यहां सामने आए हैं। जबकि अगर हम फरीदाबाद की बात कर ले, जो दूसरे नंबर पर था, वहां 224 केस आए हैं। हिसार में 105 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें यहां पर सोनीपत की, तो 191 केस, पंचकुला में 207 केस,
इसके साथ ही अंबाला की बात करें 106 केसेस सामने आ चुके हैं और रोहतक की बात करें तो 105 केसेस सामने आ चुके हैं। भिवानी की बात कर ले 186 और यमुनानगर की अगर हम बात करें तो 119 केस सामने आ चुके हैं। तो लगातार अगर हम कहें कि यहाँ पर कोरोना के केस भी अब लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर बड़ी बातें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कितने केसेस निकले हैं ये भी लगातार बता रहे हैं आपको। हॉटस्पॉट जो है वो लगातार यहाँ पर देखा गया कि वो गुरुग्राम ही रहा है, लेकिन अब गुरुग्राम में भी 1000 से कम केसेस यहां पर सामने आए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अब तक लगातार अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो 2000 से पार जा रहे थे केस, अब 909 केसेस सामने आए हैं। फरीदाबाद जो हॉटस्पॉट बना हुआ था दूसरे नंबर पर, वहां 224 केसेस सामने आए हैं। हिसार में 105 केस मिले हैं। सोनीपत में 191 केस मिले हैं। पंचकुला की बात कर ले 207 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अंबाला में 106, रोहतक में 105 केसेस मिले हैं। भिवानी में 186 और यमुनानगर की बात करें तो 119 केसेस मिले हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। दरअसल दुनिया के मानचित्र पर हरियाणा की 2 यहां पर आर्द्रभूमि को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर हरियाणा की प्रत्येक आर्द्रभूमि को संरक्षित करने का संकल्प लें। मैं वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संधि की गई थी। इसलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वेटलैंड्स पानी के प्राकृतिक स्रोत तो है ही, विविध प्रकार के जीवों का निवास स्थल भी हैं। ये भूमिगत जल स्तर को बरकरार रखते हैं और इनमें उपजी वनस्पतियां और पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में कारगर भूमिका निभाते हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा पहली बार दुनिया के वेटलैंड्स मानचित्र पर उभरा है। हमारे 2 वेटलैंड्स को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली है। इनमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व जिला झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। इन 2 वेटलैंड्स के अलावा भी हरियाणा में तालाबों, बावड़ियों व झीलों के रूप में अनेक वेटलैंड्स मौजूद हैं। हमारे पूर्वज इनके महत्व को जानते थे, इसीलिए गांव में जोड़ों की खुदाई करना पुण्य का काम माना जाता है। जिस जोड़ के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता था, उसकी सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। पशुओं के लिए अलग जोड़ होते थे। जोड़ों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता रहा है। इस प्रकार जोड़ हमारे जीवन का आधार रहे हैं, परंतु आधुनिक युग में जनसंख्या के दबाव में जोड़ों के किनारों और इनकी भूमि पर भी मकान बन गए। इनमें गाद भर जाने से ये बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने लगे। इस प्रकार पानी के इन परंपरागत स्रोतों के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ। हमने इनके जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा पोंड अथॉरिटी का गठन किया है। इस प्राधिकरण ने प्रदेश में 18,751 तालाबों की पहचान की है। इस वित्त वर्ष में 1940 तालाबों का सुधार किया जा रहा है और अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 2552 तालाबों पर काम शुरू किया जाएगा। इनके पानी को कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी से साफ किया जा रहा है। हम राज्य में स्थित तमाम छोटी बड़ी वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिलों में कम्युनिटी रिजर्व बनाए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले दुर्लभ जाति के कछुओं को संरक्षित किया जा रहा है। वर्तमान युग में जब पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है, तो हमें प्रकृति व अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में दिए गए जल संसाधनों के संरक्षण की परंपरा को सहज कर रखना होगा, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसी भाव से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रखा है। इस अवसर पर
मैं सब नागरिकों से अपील करता हूं कि आप जोड़ों, तालाबों, झीलों सहित सभी वेटलैंड्स के रखरखाव पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सबको पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेशनल पार्क में वृक्षारोपण कर यहां वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति की गोद में केवल मनुष्य ही नहीं, वन्य प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधों का निवास होता है। इसलिए हमें प्रकृति का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यहाँ 2 वेटलैंड पर हजारों पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सुल्तानपुर में 100 से ज्यादा प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन है। यहाँ भिंडावास में भी लगभग 80 के करीब प्रजाति के 40,000 पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों लेक के आसपास इलाके को यहाँ होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षक को यहाँ पेंशन दी जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। हम अपने वेटलैंड को स्वस्थ, आज ये एक ऐसा दिवस है, केवल दिवस ही नहीं है, केवल हम एक समारोह ही नहीं कर रहे, बल्कि आज एक विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है। क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। इसलिए आज के दिन ये जो वेटलैंड दिवस है, इसके पीछे की जो भूमिका बताई गई है कि पृथ्वी और ये पानी, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का समन्वय बैठाना, दोनों का तालमेल बैठाना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पानी के इस महत्व को, और खास करके जहां ये वेटलैंड्स है वहां वन्य प्राणी जो देश और दुनिया से हमारे आते हैं, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं रादर। यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां लार्ज स्केल लैंड मैपिंग को लेकर भू राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश गांवों का यहां ड्रोन बेस्ड मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। यहां स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश की कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि की मैपिंग और इस पर बने हुए यहां पर स्ट्रक्चर का मानचित्र बनाने का कार्य किया जाएगा। दूसरे चरण में शहर में इंडस्ट्रीज क्षेत्रों की यहां मैपिंग की जाएगी। इनसे यहां पैमाइश का कार्य होगा और सहायता मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि लैंड मैपिंग के कार्य के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में 3 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही 15 मार्च तक और टीमें लगाई जाएंगी। इस प्रकार प्रदेश भर में कुल 44 टीमें लैंड ड्रोन मैपिंग का कार्य करेंगी, जिसे अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यहां पर सीएम ने साथ ही बैठक ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर कई बड़े और अहम कार्य किए जा रहे हैं।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओडिशा में हुई नेशनल ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की विजेता उन्नति हुड्डा को उनके घर जाकर सम्मानित किया। बता दें कि रोहतक वासी 14 वर्षीय उन्नति इससे पहले राज्य स्तरीय मुकाबलों में चैंपियन रह चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने उन्नति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हर संभव मदद का यहां पर आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारत भूषण बत्रा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव अजय सिंघानिया के साथ उनके खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। बहुत इस बात का गर्व है कि हमारी बेटी ने केवल हरियाणा के नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और आगे मेरी शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए, आगे और भी ये ऊपर जाएगी। सर ये 14 साल की है सिर्फ और अभी इसका 2024 जो है पेरिस ओलंपिक्स का ड्रीम है और इसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है और आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी के कारण ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पूरी सपोर्ट मिलेगी। हमारा सदैव जो है ऐसे बच्चों को बढ़ाने का हमारे सबका फर्ज है। ये हम करते हैं। मैंने कहा है इनको तो एसोसिएशन में हैं, लेफ्टी साहब इनको भी कहा है, विधायक जो भी कहा है, मैं तो हुई नहीं तो मेरी। पलवल में 4 साल से बनाए जा रहे रसूलपुर रेलवे पुल का कार्य लंबे समय से यहां पर अटके रहने के कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है। बता दें कि लोगों ने पुल के पास टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि इससे काफी परेशानियां हो रही हैं। आने जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की कमी है जी। देखो जी, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं इस रोड के हसनपुर तक 50 से 70 गांव के बीच में लगते हैं और जिनका मुख्य मार्ग पलवल आने का जाने का यहीं पर है। कितने ही स्कूलों के बच्चे जो गांवों से आते हैं पलवल में पढ़ने के लिए, उनके बसों का रूट भी यही है। यहाँ गोलाया स्कूल है हमारा, फाटक क्रॉस करते हुए लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे पढ़ते हैं जो सुबह डेली आते हैं और आते हैं शाम को वापस जाते हैं। सरकार का प्राइमरी विद्यालय जस्ट आपका फाटक क्रॉस करते ही है उल्टे हाथ को। वहाँ जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए रास्ता पैदल चलने का भी नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये पुल को कई साल हो गए और सरकार ने कहा हम जल्दी से जल्दी इस पुल को बनवाएंगे और आज तक भी ये पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं गुरुग्राम के नई बस्ती में देर रात सो रहे परिवार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल नशे के हालत में कुछ बदमाशों ने एक घर पर पथराव कर दिया, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो गया है। बदमाशों ने कई घंटों तक सरेआम नई बस्ती में बवाल काटा, लेकिन दूर दूर तक सबसे बड़ी बात की वहां पर पुलिस ही नजर नहीं आई। बताया जा रहा है कि पहले उन युवकों ने पालतू कुत्ते को लात मारी थी, जिस पर एक शख्स ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद युवकों ने बदला लेने के लिए यहाँ पर नशे की हालत में उस शख्स के घर पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं पलवल के हथीन के एटीबीटी स्टाफ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नामी बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की हुई 3 बाइकों को भी बरामद किया। बता दें कि आरोपी काफी दिन से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों से बाइकों को चोरी कर बाइक को यहां सस्ते दामों पर बेचता था। फिलहाल आरोपी का दूसरा साथी फरार है, जिसकी जांच यहां पर लगातार चल रही है। सर ये जो आरोपी पकड़ा, किस मामले में पकड़ा, क्या मामला है? सर ये आरोपी मोटरसाइकिल चोर था। ये सादिक सन ऑफ शेरोमंद निवासी उटावड़ का रहने वाला है और इसने 3 मोटरसाइकिल चुराई थी। एक मोटरसाइकिल हमारे हथीन से चुराई थी, 2 मोटरसाइकिल गुड़गांव बादशाहपुर से। जो इसको गिरफ्तार करके इसका पुलिस रिमांड लिया गया। 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला। दौरान रिमांड 3 मोटरसाइकिल रिकवर कराई है और अलग अलग जगह इन्होंने छिपा के खड़ी कर रखी। तो हांसी के नजदीक दयाल सिंह कॉलोनी में गाड़ी के अनियंत्रित होने के कारण गाड़ी में सवार एक ही गांव के 2 दोस्तों की मौत हो गई। एक्सीडेंट के कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दोनों मृत यहां पर चानोद गांव के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी के दरवाजे तोड़कर दोनों
युवकों को बाहर निकाला। युवकों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हांसी के सरकारी अस्पताल में दोनों का आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो वहीं उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इसी बीच आसमान में घना कोहरा भी छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं ठंड के चलते जींद के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं गेहूं की फसल की बात करें तो ये ठंड फायदेमंद बताई जा रही है। तो हरियाणा में आज से मौसम करवट ले सकता है। मौसम वैज्ञानिक विभाग की बात करें तो निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि आज से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में यहां आगामी 4 फरवरी तक बारिश की संभावना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आगामी 3 फरवरी को करनाल, कैथल, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने भी मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह से खास बातचीत की। देश में आगामी एक हफ्ते के अंदर मौसम का मिजाज किस तरह का रहने वाला है, इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। सर, ये बताएं कि आगामी एक हफ्ते के अंदर किस तरीके का मौसम रहने वाला है, क्या बारिश की संभावनाएं हैं, जिस तरीके से धुंध जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है? हाँ, अभी जो धुंध थी जैसे वो पिछले 24 घंटों में जो हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में जो धुंध रही, कई जगह काफी थिक फॉग रही जिसमें विजिबिलिटी है वो 100 मीटर से भी कम रही। लेकिन अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले जो 2-3 दिन होंगे इसमें थोड़ी क्लाउडीनेस रहेगी, बारिश होगी और थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसके लिए फोकास इशू की हुई है। आज जो हरियाणा के जो इलाके होंगे खास करके रात के टाइम में जो है स्कैटर्ड प्लेसेस पे बारिश हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी। जो बारिश की एक्टिविटी है वो 3 तारीख को बढ़ने की है। 3 तारीख को जो हरियाणा के लगभग सभी इलाके हैं वहाँ पे वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। कुछ एक जगह हैवी बारिश भी हो सकती है, खास करके जो पहाड़ी इलाकों के साथ जो इलाके लगते हैं हरियाणा के, वहाँ पे जो बारिश हैवी बारिश की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है, यमुनानगर है, कैथल का एरिया है, कुरुक्षेत्र है, इनमें जो करनाल है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 1-2 स्थानों में जो हैवी बारिश हो सकती है। बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक जो बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। तो मौजूदा समय में जिस तरीके के ठंड के हालात बने हुए हैं, हड्डियां सेकने वाली ठंड जो है वो देखी जा रही है, खासतौर पर सवेरे और शाम को, तो इसको लेकर क्या कुछ जो है आगामी दिनों में जो है कुछ क्लाइमेट चेंज होगा या फिर किस तरीके का रहने वाला है? तापमान में कितनी गिरावट या जो बढ़त है वो देखने को मिलेगी? हाँ, अभी जैसे जो अपने विंटर है, जो जनवरी और फरवरी का महीना रहता है जिसमें जो मेन जो सर्दी पड़ती है, अभी जो फरवरी का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो अभी जो ठंड है आने वाले दिनों में भी होगी, क्योंकि बारिश जो होगी, जब भी बारिश होती है या क्लाउडीनेस होती है तो उसमें दिन के तापमान जो है उसमें गिरावट आती है। फिर उसके बाद WD पास होने के बाद जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट रहती है। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें जो 2-3 दिन जो है दिन के तापमान उसमें कमी रहेगी, खास करके आज और कल जो दिन है उसमें दिन के तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट हो सकती है, और जो रात के तापमान है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन दोबारा से जो 4 तारीख की नाइट से आगे 5 तारीख को जो फॉग हो सकती है, जो फॉग है वो जो थिक फॉग हो सकती है, जिसमें दोबारा से दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट रहेगी। मिनिमम टेम्परेचर भी 5 तारीख से उनमें गिरावट रहेगी। सर, अगर बात करें मौसम के खुलने की, तो कब तक जो है मौसम जो है पूरी तरह से खुल पाएगा, प्रॉपर जो है तापमान सामान्य रहने वाला है? अभी जो जैसे कोई वेदर एक्टिविटी रहती है तो जो तापमान है उसमें फ्लक्चुएशन आती है, जैसे कि अभी कभी फॉग हो जाती है तब टेम्परेचर जो अपने डिप करते हैं दिन के खास करके, और ऐसे ही कोई WD आती है जब बारिश होती है। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे उसमें जो 4 तारीख के बाद कोई सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं लग रही है। 6 तारीख को आएगी WD एक और, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हरियाणा में देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। तो
अभी 2-3 दिन के बाद मतलब 5 तारीख के बाद जो है थोड़ा सा जो वेदर है वो कुछ एक दिन के लिए सामान्य रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने बताया कि आज रात से लेकर 4 फरवरी तक जो है वो हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश होगी और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आगामी 3 फरवरी को जो है हरियाणा के कुछ एक जिलों जिनमें खासतौर पर यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, करनाल ये वो जिले शामिल हैं जहां पे भारी बारिश की जो संभावना जो है वो देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 5 फरवरी के बाद से जो है मौसम में रूप से जो है खिलेगा और मौसम खुलने की संभावना है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।